अभी के मौजूदा एमएलए से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मुझे किसी भी मंच पर बुलाएं और बताएं कि आपने क्या विकास के कार्य किए। मैं डिबेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैं उन्हें ओपन चैलेंज करता हूं कि आप आएं, ताकि हम इस चीज़ पे बहस कर सकें और फिर मैं अपना पक्ष सामने रखूं कि विकास क्या है। सिर्फ बड़े बोर्ड्स में बताने से विकास नहीं होता। लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि जितने भी वादे किए गए थे वो उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, और जब वो विकास करने के लिए उठते हैं तब तक तो सब सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं। जब तक लोग सुबह 8 बजे आते हैं मिलने के लिए, 1-2 बजे जो कोई उठेगा वो कैसे लोगों की समस्याओं का हल कर पाएगा। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। राम राम नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप दनोदा। स्वागत है आपका हमारे YouTube और Facebook चैनल पर। आज बात करांगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। और आप लोगों को पता है कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की डेट है क्लियर कर दी। 5 सितंबर को नामांकन, 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को मतगणना। और बात सबसे पहला बात करा तो नरवाना हल्का की करांगे, और नरवाना हल्का से जो अपने साथ मौजूद है युवा साथी अंकुश परोचा मौजूद है। अंकुश जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से राम राम जी। और जो भी पिता तुल्य बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। अंकुश जी, आज का पहला सवाल यही रहेगा। पहले शुरुआत करेंगे आपके राजनीतिक करियर की। राजनीति ही आपने क्यों चुनी और राजनीति में किस पर्पज़ को लेकर आप आए? मैं सभी से ये बात शेयर करना चाहता हूँ, सबके सामने रखना चाहता हूँ कि राजनीति मेरे हृदय में, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं थी। मैं सिविल सर्विसेज का एम लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, एमफिल करी और मैं आईएएस के लिए कोचिंग कर रहा था। उस दौरान जब हम अखबारों में पढ़ते थे कि हरियाणा के और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं 3 कृषि बिल कानूनों का, जिसे वो 3 काले कानून भी कह रहे थे, तो मैंने उसको पढ़ा, उसका अच्छे से अध्ययन किया और उस समय मैंने उनके समर्थन में जाने का निर्णय लिया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुबह की चाय से लेके पूरे दिन का भोजन कहाँ से आता है? ये किसानों की बदौलत आता है। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जब कोई ऐसे कानून बन जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत खतरा हो, उनकी ज़मीनों को खतरा हो, तो हमें उनका तन मन धन से समर्थन करना चाहिए। और उनका कर्ज तो हम कभी नहीं उतार सकते। आज भी 70% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ी हुई है। उसमें मज़दूर भी आते हैं, उसमें किसान भी आते हैं, उसमें छोटे दुकानदार भी आते हैं। अब जब हम उनकी हकों की बात होती है तब हमें भी आगे बढ़ के आना चाहिए। तो अगर देखा जाए, अगर राजनीति में मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता। और पूरे देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर आपको इलेक्शंस में खड़ा होना है, आप राजनीति को एज अ करियर बनाना चाहते हैं। आप देखिए वहाँ का इलेक्शन ऐसा होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन पे। वो इलेक्शन एक एमएलए और एक एमपी के इलेक्शन से भी बड़ा इलेक्शन होता है। सब पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से उभरे, जिससे मैसेज पूरे देश में जाए कि यूथ हमारे साथ है। लेकिन वहाँ पे मेरा टोटली फोकस इस चीज़ पे था कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ और कैसे आईएएस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। और मैं बाजीराव एंड रवि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। तो उस वक्त जो ये आंदोलन चला, तो उस वक्त मैंने तन मन धन से समर्थन भी किया और उस वक्त एक हृदय परिवर्तन हुआ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? आईएएस बन के भी आप समाज की सेवा करने चाहते हो। जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको वो कार्य करना चाहिए। अब आईएएस, एक तरफ आईएएस था और एक तरफ जो किसान मजदूर उस ठंड में बैठे थे और उस ठंड में पानी की बौछारें करना, सड़क को फाड़ देना, कीले गाड़ना, वो एक ऐसा समय था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा मन ही नहीं माना, मुझे बोला मुझे इनके साथ खड़ा होना है। क्योंकि
हम पे बहुत बड़ा कर्ज है और वो हम कभी भी नहीं उतार सकते। हम खाते हैं वो वहीं से आता है, दूध वहीं से आता है, सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। तो उस वक्त मैंने निर्णय लिया कि मुझे सेवा करनी है, और उस वक्त मैं बद्दोवाला टोल पे आया और मैंने बोला कि मैं तन मन धन से जितना हो सकेगा आपका सहायता भी करूंगा, और जहां आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं वहां जाऊंगा। आपने बताया कि जो आपका जो हृदय परिवर्तन हुआ ये किसान आंदोलन को देखते हुए आप समाज सेवा के लिए आगे आए, लेकिन आपने पार्टियां पहले कांग्रेस पार्टी चुनी और फिलहाल इनेलो के अंदर पार्टियां चुनने का क्या मतलब, पार्टियां क्यों चुनी गई? जब आप समाज सेवा को एक बड़े प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो उसके लिए राजनीति में होना आपका बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी पॉकेट से अपने खर्चे पे अगर समाज सेवा करते हैं तो अभी आप एक छोटी सी नाली का रूप है, लेकिन अगर आप एक अच्छे पद पे हों तो उस पैसे का सदुपयोग अच्छे से हो सकता है। पॉलिटिक्स कुछ नहीं है बल्कि एक समाज सेवा का प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे बिजनेस का और गलत चीज़ों के लिए मशहूर कर दिया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो अच्छे से राजनीति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी शिक्षा का, उनके ज्ञान का अच्छे से उपयोग हो, वो पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ। जितने भी नौजवान साथी हैं वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, क्योंकि हम ही इस देश की आने वाले फ्यूचर हैं, एक अच्छी होप है। अगर हम ही इसमें भागीरथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। कांग्रेस को छोड़ना और इनेलो में आना, इसके प्रति क्या रहेगा? जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं दिन रात सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचता था कि कैसे हमारे किसानों की, मज़दूरों की, छोटे दुकानदार और व्यापारियों की, और जितने युवा हैं मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। कोई ऐसा कार्य मैं क्या करूँ कि उनके लिए अच्छा हो जाए। तो उसके दौरान जो भी मेरी वर्किंग रही वहाँ पे, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, आपके कार्य की अवहेलना बहुत होती है। इंग्लिश में बोले तो लेग पुलिंग बहुत होती है। तो मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहता था कि जहाँ पे जो मैं काम करूँ उसको एक्नॉलेज भी करें और उस पर विचार भी किया जाए, उसकी अनदेखी ना हो। क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका कोई रिज़ल्ट ना निकले तो आपको ये चीज़ सही नहीं लगेगी, और आप पूरा दिन रात उसी चीज़ में हैं। अब राजनीति में आने के बाद मैंने अपनी शिक्षा को भी रोक दिया। मैं पीएचडी कर रहा था, वो बीच में रह गई। तो यहीं पे रहना सातों दिन 24 घंटे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मैंने लिया है, मैंने प्राप्त किया है आप सभी के आशीर्वाद से, वो ज्ञान औरों तक कैसे बांट सकूं और उसका उपयोग सब कैसे कर सकें। कांग्रेस को छोड़ के इनेलो में आना? इनेलो पार्टी में ताऊ चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं वो चलती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे उन्हें ताऊ जी के नाम से नवाजा जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचा। उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था कैसे सही रहे, कैसे उनके पास वो एक थोड़ा सा खर्चे लायक पैसे भी रहे, उनके लिए ऐसी नीतियाँ बनाई, युवाओं के लिए नीतियाँ बनाई, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए। तो किसान आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोला, ये और मेरे जितनी पूरी टीम थी सबका यही मानना था कि हमें इनेलो पार्टी में रह के कार्य करना चाहिए, और यहीं से हमें लोग सबसे बड़ा आरोप लगता नज़र आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई अंकुश परोचा रेवर, जो आप अपने नाम के पीछे रेवर लगा रहे हो, कि भाई आप ये रेवर नाम इसलिए लगा रहे हो कि रेवर जो बिनैन खाप का गांव है और नरवाना हल्का के अंदर बिनैन खाप का एक दबदबा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांव नरवाना हल्का के अंदर बिनैन खाप के है। तो आप उसका वोट बैंक अपनी ओर लेने के लिए आप रेवर गांव का नाम लगा रहे हो, लेकिन आप बिनैन खाप के बेटे नहीं हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं जो टिकटार्थी हैं, चाहते हैं उन्हें टिकट मिले, वो सबसे पहले तो मेरिट की बात करें कि उन्होंने काम क्या किया है। उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, उनको सिर्फ ये चीज़ लगती है, क्योंकि वो ना ही ग्राउंड में ना ही कार्य में किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ बैठ के ब्लेम करते हैं। कहते हैं ना, एक अपने रूम में बैठ के बस पॉलिटिक्स करना और गलत अफवाहें फैलाना। आप ये चीज़ देख सकते हैं, जैसे अभी तक जितने भी बिनैन खाप के प्रोग्राम हुए, अभी सर्वजातीय बिनैन खाप ने उत्तर भारत की सबसे बड़ा खाप सम्मेलन किया था। उसमें हमारे प्रधान जी आदरणीय दादा चौधरी रघुवीर नैन जी ने भी सबको बुलाया था। उसमें हम पहुँचे,
हमने सहयोग भी किया। अगर मैं बिनेन खाप का ही नहीं होता तो वो मुझे क्यों बुलाते हैं, वो क्यों, मैं जो हेल्प करना चाहता हूँ वो क्यों लेते हैं। वो ये बात अच्छे से जानते हैं, इससे बड़ी प्रामाणिकता की ज़रूरत और क्या होगी। और साथ ही मैं सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र में एक बात कहते हैं कि पोता तो अपने दादा के नाम से जाना जाता है। मेरे दादाजी का जन्म रेवर गांव में हुआ और मैं भी उसी गांव से जाना जाऊंगा। मेरा जन्म तो बाहर हुआ क्योंकि मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेकिन जाना तो मैं वहीं से जाऊंगा जहाँ से मेरे दादा हैं, जहाँ से मेरे पूर्वज हैं। मेरे पूर्वजों ने यहाँ सेवा की है, वो सीर ही रहे हैं, पाल ही रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी धरती पे काम करने का मौका मिला। मेरे पिताजी 83 में उनका एडमिशन ITI में हुआ था। उनकी सारी डिग्री, सारे डॉक्यूमेंट्स नरवाना से हैं। घर मेरा नरवाना में है, वोटर कार्ड मेरा नरवाना में है, आधार कार्ड मेरा नरवाना में है। जब सारे जो चीज़ें प्रमाणित करती हैं, जो वो मेरे हक में हैं, तो उन कैंडिडेट्स को और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो compete नहीं कर पाते और बहुत ही भयभीत हैं। क्योंकि किसी मंच पे अगर हम साथ बोलें तब वो compete नहीं कर सकते, ग्राउंड वर्क में वो compete नहीं कर सकते, तो ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि ये तो बाहर क्या है। मेरे पिताजी बाहर नौकरी करते थे तो ऑब्वियस सी बात है परिवार साथ रहेगा। आज भी नरवाना से कितने परिवार हैं जो बाहर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो हक से कहते हैं। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं अपने नाम के पीछे रेवर लगाता हूँ, कुछ गांव बिनैन खाप में बाद में ऐड हुए थे। पदार्थ केरा पीपड़ था रेवर, है तो वो बिनैन खाप का ही हिस्सा। और इसलिए सबसे पहले मैंने अपने गांव में गया, वहाँ पे मैंने सबको इकट्ठा किया और सबसे ये उम्मीद की, एक मांग रखी कि क्या आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने नाम के पीछे या नाम के साथ या नाम के आगे, जैसा आप बोलोगे वैसे, क्या मैं रेवर गांव का नाम लगाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे गांव का नाम पूरे हरियाणा में फेमस। जी अभी हाल ही में इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, तो क्या लगता है, मतलब इनेलो अकेला मजबूती प्रदान नहीं कर सकता था कि भाई बसपा के साथ गठबंधन करना पड़ा? नहीं, बात मजबूती की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि जो पिछले 20 साल से जो राज चल रहा है, 10 साल पहले कांग्रेस का और अब 10 साल बीजेपी का, इनमें ऐसी स्कीम्स आई गई, ऐसे कानून बने गए जो कि किसान मजदूरों के विरोधी थे। और युवाओं को आप देखोगे तो सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में अभी बेरोज़गारी की है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे सब इकट्ठे होकर एक मजबूत फ्रंट बनाएं ताकि इलेक्शंस में जीत भी हो और सरकार बने, इसलिए गठबंधन किया गया है। और गठबंधन मजबूती ही लाता है। लोगों में इस चीज़ का बहुत उत्साह है और इसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम भी निकल के आएगा। अच्छा, नरवाना की अगर बात करें तो नरवाना में बेसिकली चर्चाएं चलू हुई कि नरवाना के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तो विकास कितना हुआ है वो भी आप बताइए। और दूसरी बात है कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे, आप किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं फिलहाल? मैंने बहुत बार फेसबुक पे लाइव आकर जो नरवाना में विकास हुआ है उसकी चर्चा लोगों के सामने की है। और अभी के मौजूदा MLA से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मुझे किसी भी मंच पर बुलाएं और बताएं कि आपने क्या विकास के कार्य किए। मैं डिबेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं उन्हें ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप आएँ ताकि हम इस चीज़ पे बहस कर सकें और फिर मैं अपना पक्ष सामने रखूं कि विकास क्या है। सिर्फ बड़े बोर्ड्स में बताने से विकास नहीं होता। आप बड़े बड़ी एडवर्टाइजमेंट करें, उस चीज़ का प्रचार करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ है ही नहीं। तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि जितने भी वादे किए गए थे वो उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। सिर्फ बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट से आप विकास नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ता है। और जब वो विकास करने के लिए उठते हैं तब तक तो सब सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं। जब तक लोग सुबह 8 बजे आते हैं मिलने के लिए, 1-2 बजे जो कोई उठेगा वो कैसे लोगों की समस्याओं का हल कर पाएगा। और यहाँ ना रहना, जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो अपनी समस्या लेके आना चाहते हैं। आपका हक बनता है आप नरवाना में रहिए, आप चंडीगढ़ हैं, आप दिल्ली हैं, तो वो बाड़ाला के उधर भी जाए और वहाँ जाके भी आप उनसे ना मिलो, तो ये क्या मैसेज आता है समाज में?
अच्छा जी, एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जब आप इनेलो के अंदर आए थे वो, तो उसके बाद में लोकसभा का चुनाव था, तब चर्चाएं थी कि अंकुश परोचा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आपका नाम भी आगे था, लेकिन आपकी जगह संदीप लोट को टिकट मिलने लगा, उसे आप सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अब इनेलो की बात करें तो संदीप लोट भी, आप भी, पिंकी दनोदा भी, और कई जो कि पूर्व प्रत्याशी, एक सुलेड़ा से सरपंच साहब है सुशील बेदी, और एक सत्यवान बेदी, और एक पवन सुलेड़ा, सभी टिकटों की दौड़ में चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि एक ही पार्टी में इतने टिकटों की दौड़ में क्या आप इनमें बाजी मार पाओगे? देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो अपने आप को सक्षम समझता है वो आगे निकल के आता है कि आप मुझे इसका मौका दे ताकि मैं आपका नेतृत्व कर सकूं। ये एक नौकरी है कि आपको जनता की रिप्रेजेंटेशन करनी है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। रही बात इतने सारे कैंडिडेट्स की, तो बहुत अच्छी बात है ज़्यादा कैंडिडेट्स होना। मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप एक मेरिट बनाएं। बाकी रही इनेलो पार्टी की बात, जो हमारा शीर्ष कमान ऑर्डर देगा हम सब वहीं जाएंगे और उनको तन मन धन से जिता के भी लाएंगे। और मैं अपने बारे में बात ये कर सकता हूँ कि मैं पिछले 4 साल से फील्ड में हूँ, सामाजिक कार्यों में रहता हूँ, दुख सुख में जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो मेरी शिक्षा का उपयोग है वो मुझे तो फ़ायदा दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ वही शिक्षा पूरे नरवाना हलके के भी काम आए कि कैसे अच्छी से अच्छी चीज़ें हम नरवाना में लेके आ सकें। और आपने जो बात रखी मुद्दों की, सबसे गंभीर मुद्दा नरवाना हलके में है एक चिकित्सा का और पढ़ाई का। मर्ज के नाम पर स्कूलों को बंद किया गया। अब गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। साथ ही में चिकित्सा का, जो नरवाना का अस्पताल है वो एक रेफरिंग मशीन है। अब अगर आपको बुखार भी हुआ है तो वो रेफ़र कर देंगे कि आप हिसार चले जाओ। क्या एक बुखार की भी दवाई नहीं मिल सकती? मैं पिछले 1 महीने की बात बताता हूँ, मैं ऐसे 15 से 20 परिवारों में जा चुका हूँ जहाँ मृत्यु होगी क्यों चिकित्सा समय पे नहीं मिल पाई। इसका दोषी कौन है? क्यों किसी ने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई? एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता इस हॉस्पिटल में। अब विकास कार्यों की जैसे आपने बात की थी, एमएलए जी ने एक बार भी इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। विकास की बात करें तो करोड़ों रुपए का तो बजट आया है, वो ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है इनका भी आया है, और हॉस्पिटलों का भी काफ़ी, मतलब ये सुनने में आया है। वो पाइपलाइन रखी हुई है वहाँ पे जाके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपनी अच्छी, लेकिन वो बिछी नहीं है। वो शायद पड़ी पड़ी वहीं ख़राब हो जाए, लेकिन वो लग नहीं रही। तो उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये वो बताएं। विधायक जी ने तो पुल भी बनवा दिया, आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरब्रिज भी मतलब बन के तैयारी होने वाला है। जो काम 18 महीने में हो सकता था उसे आप 5 साल तक खींचो और फिर आप चाहो कि लोग उसके लिए आपको सराहें, क्या ये अच्छी बात है? आपने तो जनता का समय भी खराब किया, आपने उन्हें परेशानी भी दी। जो किसान, मजदूर, व्यापारी सीधा आ सकते थे वो अब 5-6 किलोमीटर घूम के आते हैं। तो इस चीज़ में किस चीज़ की शाबाशी दें? और आज भी उस वहाँ पे ड्रेनेज की ऐसी दिक्कत है। 2-3 बार मैंने भी इस मुद्दे को उठाया है, मैंने एसडीएम को इस चीज़ का ज्ञापन भी दिया है। थोड़ी सी बारिश होती है वहाँ 3 से 4 फुट पानी हो जाता है। जिन दुकानदारों की दुकानों में पानी घुस के सामान खराब हो गया, किसी का 40,000 का नुकसान हुआ, किसी का 1.5 लाख का नुकसान हुआ, किसी का 2 लाख का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसके पीछे दोष किसका है? पिछली बार वहाँ पे एक सिंक होल बन गया था, धरती धंस गई थी। आप ये मानो कि पूरा का पूरा जो ट्रक होता है वो भी उसमें समा जाता है। ये वहाँ के हालात हैं, घर भी गिर सकते हैं, और आप इसको विकास कह रहे हैं। आज नरवाना एक छोटी सी बारिश को भी सहन करने के योग्य नहीं है। पानी इकट्ठा होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, सिर्फ बोर्ड्स लगाने से विकास नहीं होता। जिस हिसाब से मतलब जो माननीय विधायक रामनाथ सूजा खेड़ा जी, आप उसके ऊपर तंज कसन लग रहे हो, तो अगर मान के चलो इनेलो पार्टी की ओर से आपको कैंडिडेट के रूप में मौका मिल जाए, और एक तरफ से विद्या रानी दनोदा है, दूसरी तरफ रामनिवास सूजा खेड़ा है जो कि नाते में आपके मामा जी भी हैं,
तो तब जो इलेक्शन का वो माहौल रहेगा, किस तरह आप लगाते हो कि एक तरफ आपके मामा जी है जो कि पहले विधायक भी और अब दोबारा फिर विधायक की वो हैं, और एक तरफ विद्या रानी है जो कि जिन्होंने चुनाव लड़ दिया, उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपकी बार कहीं ना कहीं, और एक आप बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ोगे, तो कैसा क्या रहेगा कि मतलब जो मुकाबला हो किस तरह देखने को मिलेगा? देखिए, आपने जिनका नाम लिया, एक की हम बात कर चुके हैं मौजूदा मेले की, जो विकास के बोर्ड लगवाते हैं, और दूसरा मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि जो 4 साल से फील्ड में ना रहे और फिर आके लोगों ने आपको वोट दिए, कम दिए वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया आप उन्हीं के साथ सुख दुख में नहीं थे। लोग आज के समय में स्मार्ट है और इस चीज़ को समझते हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं, हर वक्त तो आपके पास होते ही नहीं। आपका काम क्या है, इसका मतलब क्या है, समाज सेवी का मतलब क्या है, प्रत्याशी का मतलब क्या है, कैसे आप जनता का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन तभी कर पाएंगे जब आप उनके बीच में हो। अगर आप बीच में किसी कारणवश नहीं हो तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो उनकी बातें सुने, उनके दुख सुख में जाए, उन्हें कोई काम कराना है तो आप उसमें उसकी हेल्प करें। लेकिन चुनाव के समय पे आना और बोलना कि जनता ने मुझे प्यार दिया और कुछ चीज़ के कारण मैं नहीं रह पाए, ये लोग समझते हैं इस चीज़ को। और मैं मेरिट की बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी पत्रकार महोदय, आप सब ये चीज़ अरेंज भी कर सकते हैं, एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस पे हम डिबेट कर सकें, हम मुद्दों की बात कर सकें, हम इन चीज़ों की बात ना कर सकें जिसमें आप किसी पे आरोप लगा रहे हो। चलो जल्द ही हमारे चैनल की ओर से शायद एक ऐसा प्रोग्राम रखा जी जाएगा, ज़रूर। जितने भी कैंडिडेट हैं हम सभी को इनवाइट करेंगे, वो देखते हैं भी कौन कौन कैंडिडेट हमारे जो शो पे आएगा कि नहीं आएगा। स्पेशल चुनाव पर चर्चा होगी, हर कैंडिडेट को मैं आपको अभी यस कहता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा जी, चाहे उस स्टेज पे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपनी बात रखने का। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरी सोच है मैं सबके सामने रखूँ। मेरी बातें आगे रखने से लोगों के मन में भी ये भाव आएगा कि इस व्यक्ति की ये सोच है, क्योंकि अपनी सोच जब तक आप सामने नहीं रखोगे, मैं इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता कि आप ज़्यादा बैनर्स लगाओ। अच्छा, क्योंकि ये रिसोर्सेज की वेस्टेज है। एक सवाल रहेगा, लहर की बात करें, पहले लहर कांग्रेस की, अब की बार कांग्रेस के चर्चे चल रहे हैं और पहले बीजेपी की बतेरी लहर हुई, लेकिन अब की जो नरवाना की बात करें, नरवाना गढ़ रहा ही इनेलो का, और चाहे किसी पार्टी की किसी टाइम लहर हो, लेकिन सीट इनेलो पार्टी नहीं निकाली है। तो अब की बार क्या लग रहा है, मतलब क्या हो सकता है भाई, अब की बार बीजेपी, कांग्रेस या फिर दोबारा से इनेलो? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये सीट इनेलो परिवार की है, वो उसके पीछे का कारण भी ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य यहाँ किया, लोगों के साथ भी खड़े रहे, उनके काम भी करवाए। और 4800 नौकरियाँ किसे कहते हैं? आज के टाइम में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे 5-5, 6-6 हज़ार में लगने के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? क्या 5-6 हज़ार में आज के समय में घर चलता है? उस समय में उन्होंने इतनी नौकरियां दी, विकास के कार्य हुए, लेकिन 20 साल से यहाँ एक कहते हैं नई ईंट नहीं रखी गई, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं की गई जिससे लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए इस सीट को कहते हैं कि ये इनेलो परिवार की सीट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ कार्य किए हैं। और इसके लिए हम सभी पूरे हल्का वासी धन्यवाद करते हैं हमारे पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जो कि हर हफ्ते यहाँ आते थे, लोगों के बीच रहते थे। आज के समय में कोई भी यहाँ से एमएलए बनता है, जिसे मंत्री पद मिलता है, वो यहाँ आते ही नहीं, वो दिल्ली बैठते हैं या चंडीगढ़ बैठते हैं। लोग नहीं जा सकते वहाँ, जो सक्षम है वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसको विकास की सच में ज़रूरत है, वो वहाँ कैसे पहुँचेगा? अगर किसी से उधार लेके पैसे लेके पहुँच भी गया तो उसकी सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़कर आपने चर्चाएं की। तो फिलहाल आईएनएलडी पार्टी से अंकुश प्रोचा युवा नेता हमारे साथ थे। आपकी क्या कुछ राय है अंकुश प्रोचा को लेकर, आईएनएलडी को लेकर, या फिर पूरे हल्के की जो राजनीति है उसको लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।